बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ईद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और अभी ये न्यू नावल स्टार्ट करने लगे हैं, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। तो आए करते हैं नावल स्टार्ट। इसके बाद अगर थोड़े बहुत कमेंट्स हुए तो वो एंड पे देखेंगे, ठीक है। सरसब्ज़ तरोताज़ा तराशी भी खास के वसी फर्श पर वो सब अपने अपने मशागल में मसरूफ़ थे। अहमद आती ऑस्ट्रेलियन तोते लाया था, दुरे समीन गज़ल और वर्दा आपी तीनों बड़े इश्तियाक से पिंजरे की जारियों में से छांग छांग कर रंग बिरंगे तोतों को देख रही थी। इनसे कुछ फासले पर अपने कोर्स की किताब में मगन हुरिया ने नापसंदीदगी से इन्हें देखा और रोज़ सुखन अहमद की तरफ मुड़ा। अहमद भाई, आप हर रोज़ इतने परिंदे क्यों कैद करने के लिए लाते? देखो तो इन्हें कितने मज़े मज़े की चीज़ें भी खिलाते और बेशुमार सहूलतें पिंजरे में रखी हैं। तुमने वो शेर नहीं सुना, जिन्हें सोने के पिंजरे में गज़ा मिल जाए चांदी की, इन्हें फिर उम्र भर आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती। भाई ये आपका ख्याल है, वरना कैद चाहे किसी भी नौयत की कैद होती है, चाहे ए क्लास हो या सी क्लास, मगर जेल में रहने वाला कैदी होता है। हुरिया बाकायदा बहस पर उतरी, मगर अहमद दोबारा तोतों की तरह राजबरदारी में मगन हो गया। वर्दा आपी ने मानी खेज निगाहों से गज़ल की तरफ देखा। हाँ, एक क्लास का कैदी, मिसाल तो बहुत खूब दी है। वो हाथ पर हाथ मार कर हंसी तो राना भी इनके करीब आ गई। हुरिया ने मंदिर से हट जाने गनीमत समझा, किताब उठाकर चूल्हे के पास आ गई। सारी आवाज़ें मुस्कुराहटें पीछे रह गई। बेजुबान जानवरों के मामले में वो कुछ ज़्यादा ही हसास थी। चचा मियाँ ने तितर पाल रखा था, जबकि अहमद भाई ने दुनिया जहाँ के तोते चिड़ियाँ पाल रखे थे। हुरिया बड़े धड़ल्ले से चचा मियाँ और अहमद भाई के सामने पिंजरे की बेजुबान कैदियों का रोना रोती, जिस पर पूरा घर खासतौर पर गज़ल इसका मजाक उड़ाती, मगर अब्बा मियाँ अपनी छोटी और लाडली बेटी के नाजुक ख्यालात की बेहद कदर करते। अब्बा मियाँ गाड़ी से जो ही उतरे, हुरिया सामने आगे मामूल के मुताबिक सलाम करते हुए टिफ़िन इनके हाथ से ले लिया। वो मुंह धोकर गुस्ल खाने से बाहर आए तो वो चाय की ट्रे सजाई के इंतज़ार में थी। अब्बा मियाँ की दफ्तर से वापसी पर शाम की चाय बड़े एहतमाम से पी जाती। आज भी नाना ने पकौड़े बनाए थे। हाय ना, पकौड़े समोसे निकल लगा और मैंने भूख लग जानी इस टाइम। अब्बा मियाँ किसी दफ्तरी परेशानी का जिक्र कर रहे थे। कलसूम तो वजह से सुन रही थी। असद भाई आ गए तो राना इनके लिए मज़ीद चाय पकौड़े लेने किचन की तरफ चली गई। असद की मतलाशी निगाहें वर्दा को ढूंढ रही थी, जो चाय का कप लेकर पहले ही अंदर कमरे में जा चुकी थी। राना और हुरिया से इसकी बेकरारी ढकी छुपी नहीं रही थी। एक घर में रहते हुए ये बात मुमकिन भी नहीं थी कि जब से असद और वर्दा की मंगनी हुई थी तब से असद का वर्दा वाले पोर्शन में आना जाना भी बढ़ गया था। बोलचाल और मुलाकातों पर वैसे भी पाबंदी नहीं थी। शुरू से वे इकट्ठे पले बड़े थे और साथ खेलकर जवान हुए थे। अब्बा मियाँ और कुलसूम को बेटियों की दी गई तरबियत और किरदार पर इतना अतमाद था, इसलिए यकीन वासिक था कि इस हवाले से कोई मसला नहीं उठेगा। वर्दा चाय का खाली कप लेकर बाहर निकली तो असद की आंखों में रोशनी सी भर गई। अब्बा मियाँ असर की नमाज के लिए उठ चुके थे। अब अम्मा वजू कर रही थी। हुरिया हस्बे मामूल किताब में मगन थी। राना किचन में चाय के बर्तन धो रही थी। असद के लिए हकायत दिल कहने का बड़ा मुनासिब मौका था। तुम ही हो हमारे हवास पे छाए हुए, आज इस बाप को हम सरेआम कहते हैं। वर्दा इसके इस तरह शेर पढ़ने पर चैम सी कि भाड़ में जाओ तुम। घबराहट में वही कह सकी, इतने में राना हाथ पहुँचती किचन से बरामद हुई। असद को भी संजीदा होना पड़ा। हुरिया इस वक्त चचा के ड्राइंग रूम में बैठी सरीना से हर पटर पटर बातें करी थी। इसका शानदार गाड़ी और बारूदी शोफर देखने वाले को बखूबी इसकी हैसियत का एहसास दिलाते थे। मगर चची जाने क्यों सरीना को देखते ही देवियाँ चढ़ा लेती। वो बेचारी शर्जील से फ्रेंच में खैरियत दरियाफ्त करती। जवाबन वो कहता, अम्मी सरीना पूछ रही है आप कैसी हैं। खौला चची हंसते हुए बज़ाहिर ठीक हूँ कल मुँह ही कहकर इसका मुंह देखने लगती तो वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर कहती थैंक यू थैंक यू। सरीना के जुमलों के थैंक यू पर ही आकर तान टूटती। आज इसने महंगे बुटीक का सिला सिला फ़रोज़ी और बड़े नाजुक से फ़रोज़ी चौड़ा और बड़े नाजुक से क्रीम कलर की हाई हील सैंडल पहन रखे थे। हुरिया को तो बहुत अच्छी लगी। शर्जील सरीना के सामने उर्दू में हुरिया से कहा, तुम्हें पता है सरीना ने ये जूते सुपर मार्केट से कितने के लिए? इसका इशारा सरीना की काली रंगत वाले पाँव में मकीन क्रीम कलर की नाजुक जूती की तरफ था। जब भी सरीना आती वो हुरिया से ज़रूर पजल खेलना ना भूलती। हुरिया भी जूतों की कीमत का तयन कर रही थी कि शर्जील ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, ये देखो सरीना ने आज ही मुझे शूज़ दिलाए, पूरे 9,000 के। 9,000 समझती हो? हज़ार के 9 नोट अपने हाथ से दुकान वाले के हाथ पे रखे। इसका अंदाज सरासर ताव दिलाने वाला था। हुरिया को भी गुस्सा आ गया। इससे पहले कि तू मैं होती, गज़ल ने मामला रफा दफा कर दिया। जी उन्हें तेन लैके दिते आ। तो हुरिया के साथ पूछता था किस चीज़ आसान हो रहा। खाना तैयार हो चुका था। सरीना की पुरखलूस दावत पे इसे भी साथ देना पड़ा। खाने के बाद कॉफ़ी पीकर सरीना अपने शोफर के साथ शर्जील के हमरा वापस चलेगी। वापसी के सफ़र में शर्जील ज़रूर इसके हमरा जाता और फिर खासी देर बाद वापस आता। हुरिया सरीना के जाते अपने पोर्शन में आ गई। सरीना और शर्जील का गैर बाज़े से ताल्लुक़ इसके जहन को बड़ा तंग करता। पता नहीं क्यों मरी जा रही है शर्जील के। ऐसा क्या देख लिया? कौन सा लाल जड़ है शर्जील भाई में जो बेचारी सरीना मर मिटी है? पता नहीं वाकई के लाल देख लेते।
बिलाल और कुलसूम की जब शादी हुई तो इससे कुछ अर्से पहले बिलाल ने एक प्राइवेट इदारे में मुलाजमत शुरू की थी। वर्दा की पैदाइश के फ़ौरन बाद वो इस दुनिया में वारिद होगी। इसके पीछे पीछे 3 साल बाद हुरिया भी चली गई। इस इतने साल में कुलसूम 3 बच्चियों की माँ बन गई थी। कम उम्र में शादी होने के बायस कुलसूम कहीं से भी 3 बेटियों की माँ नजर नहीं आती थी। घर के तमाम कामकाज अपने हाथों से अंजाम देने की वजह से जिसम वैसे ही छरेरा और गदास था। ज़्यादा से ज़्यादा वर्दा और अना की बड़ी बहन नजर आती। हुरिया को अम्मी से वालहाना लगाव था। दोनों ही अपनी बेटियों को बेहद चाहते थे। इन्होंने बेटा न होने की ख्वाहिश को रोग नहीं बनाया था और इन तीनों की तलीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी। शादी के बाद बिलाल ने सब भाइयों के साथ मिलकर रहने को तरजीह दी और घर इनके दादा के ज़माने का तामीर करता था और इस वक्त के लिहाज से खासा वसी और रीस और ठीक ठाक गुंजाइश रखता था। ताया ने बेटे की शादी तो की तो ऊपर 3 कमरे और ड्राइंग रूम के साथ साथ रूम और किचन बनवाया। खुद बिलाल का पोर्शन खुला खुला और हवादार सा था। 3 कमरों के साथ ड्राइंग रूम और स्टोर भी था। वर्दा और राना दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। वर्दा की 1.5 साल पहले रऊफ चचा के बेटे असद के साथ मंगनी हुई थी। इसी मंगनी की तकरीब के दौरान राना असद के दोस्त फरजाम को पसंद आ गई। चचा और रऊफ के तवस्सुत से राना का रिश्ता फरजाम से तय पा गया। अब इसी सिलसिले में इन्हीं शादी की चलती थी। कुलसूम और बिलाल वर्दा के साथ साथ राना के फ़र्ज से भी जल्द से जल्द सुबकदोश होना चाहते थे। बिलाल की तनख्वाह ठीक ठाक थी। कुछ रकम बचत स्कीमों से भी इन्वेस्ट कर रखी थी। फिर कुलसूम शुरू से कासी कफाई इशारों से लेकर मन थी। 3 बेटियों की माँ होने के नाते इस बात का बखूबी एहसास था कि राना वर्दा और हुरिया के लिए जहेज साथ तैयार करना होगा। अपने इस एहसास को इसने अपनी जामा पहनाने में देर नहीं की। यही वजह थी कि वर्दा और राना के लिए अक्सर चीज़ें खरीदी जा चुकी थी। अच्छा जी बिलाल, मैं चाहती हूँ कि वर्दा और राना के साथ साथ हुरिया के बारे में जल्दी कोई हतमी फैसला कर लिया जाए। कुलसूम बहुत संजीदा थी। चलो एक को विच ने वेड़ दो, एक को रोटी च तीन व्या। बिलाल ने उनकारा भरा। भाई मियाँ का भी यही ख्याल है, मगर हमारी हुरिया के इरादे बहुत बुलंद है। वो टैलेंटेड और ज़हीन लड़की है। एमए के बाद सहाफ़ती मैदान में बुलंद मकाम हासिल करना चाहती है। मगर भाई मियाँ को भी तुम्हारी तरह जल्दी है। सच तो ये कि मैं भी हुरिया की शादी करना ही नहीं चाहता। वो सच्चाई से बोले तो कुलसूम उलझ सी गई। क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इसलिए कि हुरिया अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। कुलसूम ने देख कर रहेगी। बिलाल, मेरा ख्याल है कि हम अपनी तीनों बेटियों के फ़राइज़ से जितनी जल्द सुबकदोश हो जाए बेहतर है। खैर आपकी मर्ज़ी, लेकिन वर्दा और आना के ससुराल वालों को जल्दी तारीख देनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, अभी रऊफ भाई से बात कर लेता हूँ। वो उठकर भाई के पास चले गए। शर्जील शादी के दावती कार्ड्स पर मेहमानों का नाम लिख रहा था। इस काम में हुरिया भी इसकी मदद करी थी। मेरा ख्याल है कि सरीना के पास अम्मी के साथ जाना पड़ेगा। तुम और चची भी तैयार है ना? तुम्हें वैसे भी बहुत पसंद करती है। कार्ड खुद देने जाओगी तो खुश हो जाएगी। वो कुछ देर के लिए लिखना मौकूफ़ करके बोला तो हुरिया ने बड़े मसरूफ़ से अंदाज में इस बात में सर ला दिया। यहाँ पर सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। इसे कौन कंपनी देगा? अंग्रेज़ी जानने वाले घूंघट में होंगे। वो शरारत से मुस्काई। अरे यूँ तो मत कहो, खुद सरीना की अंग्रेज़ी भी लूली लंगड़ी सी है। वो तो फ्रेंच ही बोलती है। बस तुम लोगों के साथ तो हेलो है कि हद तक अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करती है। बल्कि वो तो कहती है गज़ल और दुर समीन की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। खुद सरीना कहती है कि मैंने पाकिस्तान आकर ही अंग्रेज़ी के कुछ जुमले सीखे। बस जहाँ से इसकी अंग्रेज़ी की हद ख़त्म होती है वहीं से मैं मुतरजम के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर देता हूँ। वो शगुफ्ता लहजे में बोला तो हुरिया खामोशी से देखने लगी। शर्जील भाई, एक बात पूछो। पूछो भाई। वो मगन सा था। एन इसी वक्त गज़ल की आवाज़ देने पर वो बाहर चला गया तो हुरिया की उलझन जो की दूर है कि भला सरीना का शर्जील के साथ क्या ताल्लुक है? सरीना शर्जील से उम्र में 8-9 बरस बड़ी है। इसका मज़हब, बोल चाल, रस्म और रवाज हर चीज़ हमसे जुदा है। फिर इसके खातिर में चचा मियाँ के घर आने में इसके नमाज शाद का सिलसिला। शर्जील को अक्सर महंगे महंगे तोहफ़े देना, तकरीबन रोज़ाना 5 स्टार होटल्स में लंच और डिनर करवाना, मोबाइल पर से लंबी लंबी कॉल्स करना। सरीना के एक अंदाज बस ज़ुबान खामोशी किसी खास ताल्लुक का इजहार करता था, मगर शर्जील इसका जिक्र आम से अंदाज में करता। खौला चच्ची और गज़ल का रवैया सरीना से काफ़ी हद तक अमेज़ था। हाँ, असद भाई अपने आप में मगन नजर आते थे। सरीना का जिक्र अच्छे अंदाज में ही करते और कभी कभी वर्दा को छेड़ने की खातिर कहते कि काश कोई सरीना शर्जील की तरह हमें भी घास डाल दे तो वो अपनी किस्मत ही बदल जाए। हुरियत तो इसकी शरारत जानती थी, मगर वो नाराज़ हो जाती। ऐसी एक हस्ती शर्जील की मंगेतर भी थी, नाजिश, जो पंजाब के एक दूर दराज के गाँव में रही थी। वो अनपढ़ नहीं थी, मगर अपने तमाम तर खूबियों के बावजूद, अक्खड़ मिजाजी के बावजूद वो हुरिया को बहुत अच्छी लगती थी। इसे यूँ लगता जैसे नाजिश वो नहीं है जो दर हकीकत जाहिर करती है। वो शर्जील की पुप्पी से आती। 6 साल बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के चक्कर लगते तो तमाम रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती। ऐसी एक मुलाकात में नाजिश के सामने सरीना से हुआ तो उसने बड़ी हसरत से नाजिश को देखा और फिर कुरैत कुरैत के शर्जील से इसके बारे में पूछा तो बड़ी सफाई से अपने साथ छुपा गया। नाजिश ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क उठती थी। कुव्वत बर्दाश्त इसमें ना होने के बराबर थी, मगर शर्जील से इसने कभी भी तेज़ आवाज़ में बात नहीं की। गज़ल की मंगनी हुई तो पूरे महीने मामू के घर रही। इस दौरान सरीना बराबर आती जाती रही। इसने नाजिश से कई बार शर्जील को वसीला बनाकर बात करने की कोशिश की।
इस लड़की का दिल कितना अच्छा है, तुम इसकी शक्ल को क्यों निशाना बनाती हो। यहाँ हमारे मुल्क में भी ऐसी बहुत सी लड़कियाँ, गज़ल इसका मुंह देखती रहेगी। सरीना की तरह नाजिश भी हुरिया की समझ से बाहर थी। बज़ाहिर इसके तेवर दृष्ट होते पर हुरिया जानती थी कि नाजिश का दिल बहुत नरम है। वो हाथ पाँव की मजबूत और लंबे कद की मालिक थी। गंदमी चेहरा तीखे नकुश से सदा देखने वाले को भला ही लगता। हुरिया के साथ इसकी बहुत दोस्ती थी। पुप्पी के साथ वो भी कई बार इसे अपने गाँव आने की दावत दे चुकी थी। इस बार जब वो आई तो हुरिया के लिए खास तौर पर मुल्तानी कढ़ाई का सूट लेकर आई, जब वो यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ जिसे वो यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ सवात पहन कर गई। नाजिश के तोहफे की पजीराई पर वो खुशी से फूले न समाई। वैसी छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली लड़की थी। वर्दा और राना की शादियों से पहले ही गज़ल की अचानक और हंगामी हालत में शादी हो गई। इसकी होने वाली सास को मामूली नवैयत का हार्ट अटैक हुआ तो इन्होंने इसे मौत की घंटी समझ लिया। फौरन शादी का तकाजा कि मरने से पहले इब्राहिम के सर पर सहरा देखना चाहती हूँ। मासूद के चली जा, छाडा काका तो हलबोरा छोटा। राउफ और हौला ने झटपट तैयारी कर ली। गज़ल का जहेज इतना शानदार था कि इससे पहले इनके ख़ानदान में किसी को इतना शानदार जहेज नहीं मिला। सरीना ने गज़ल को सिर्फ 20,000 तो सलामी के दिए, बाकी इन तोहफे इसके अलावा थे। हुरिया को एक बार फिर ये सवाल तंग करने लगा कि सरीना ये सब क्यों कर रही है, कोई इस फराख दिली से अपनी दौलत शर्जीलो इसके घर वालों पर लुटा रही है। 1.5 माह बाद वर्दा और राना की भी शादी थी। इसी दौरान ये दबी दबी सरगोशी भी सुनी कि बड़े चचा अपने बेटे काशिफ से हुरिया की शादी का इरादा रखते हैं। लड़कियां बान के इसे भी अभी से छेड़ने लगी। ज्वेलर के पास से कलसूम आज ही जेवरात लेकर आई थी। कपड़े सिलने को दिए जा चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का सामान पहले खरीद के घर में रखा हुआ था। कार्ड छप कर आ चुके थे। कलसूम ने बिलाल के साथ खुद भी दोस्तों रिश्तेदारों को कार्ड देने का फैसला किया। असद शर्जील, अहमद और काशिफ भी इसी काम में मसरूफ थे। कलसूम बिलाल के साथ अभी आधे घंटे पहले बिलाल के साथ निकली थी। वो तीनों बहनें टीवी लॉन्च में हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ शादी के जोड़े टांक रही थी। पास ट्राली पर पड़ा टीवी ऑन था मगर किसी की भी तवज्जो इससे नहीं थी। हुरिया को प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से जो ही दरवाजे से बाहर गई, इसी वक्त वो तीनों लड़के मरकजी दरवाजा गेट खोलकर एनिस के सर पर आ पहुंचे और इसे चीखने की मोहलत नहीं मिली। ओहो, कौन आ गया? चलो अंदर और देखो आवाज़ ना निकले। काली शर्ट वाले ने पिस्तौल इसकी आंखों के आगे न चाहे तो इसकी रही से हिम्मत भी जवाब देगी। जो ही मंदिर दाखिल हुई, वर्दा और राना की हालत बदलते भी देर न लगी। इसका पोर्शन ज़रा अलग थलग था, इसलिए कम ही इम्कान था कि इस खतरे को किसी का पता चलता जो इस वक्त इनके सरों पर नाच रहा था। डाकू आ गए और फिर मर्द भी घर पर नहीं थे। वो किसी को पुकारने का रिस्क लेती। वर्दा की हालत सबसे ज़्यादा दुगुर्गु थी। वो वैसे भी कम हिम्मत और डरपोक सी लड़की थी। तीनों में से एक अंदरूनी की कमरे की तरफ बड़ा, जहाँ जेवरात, प्राइस, पौंड, नकद रकम और दीगर कीमती चीज़ें थी। वो 7 लाख कैनवस के थैले में सब कुछ भरने लगा। राना और वर्दा के तमाम ख्वाबों और आरज़ुएं इसके थैले में बंद हो गई थी। राना धुआं धुआं होती आंखों से सब कुछ देख रही थी। काली शर्ट वाला सोफे पर बैठा मज़े से टांगे हिला रहा था। इसका इत्मीनान काबिल दीद था। इन तीनों ने अपनी शक्लें छुपाने की जरूरत नहीं समझी थी। यकीनन इस बात की कमाल थी कि इसकी रसाई काफ़ी ऊपर तक है। दोनों हाथों से थैले समेत निकले और काली शर्ट वाले के पास ठहर के जो वर्दा को निगाहों के हसार में लिए हुए था। अब निकलने की करो। लंबे कद और घनी मूँछों वाले वो दरमियानी उम्र का लड़का बड़े मसरूफ़ अंदाज बोला। इतनी जल्दी क्या है? वो रोई रही खौफजदा सी वर्दा के नाजुक सरापे को बड़े गौर से देख रहा था। तुम तो बस जहाँ लड़की देखी फिसल जाते हो। कमीज शलवार वाला बड़े बेहुदा अंदाज में हंसा तो हुरिया समेत इन दोनों को भी नादीदा खतरे का एहसास हुआ। ये लगती भी तो बड़ी खास है। वो सोफे पे हाय हाय उठकर दीवार के साथ लगी वर्दा के पास है, जिसकी रंगत में यक बयक जर्दी घुल गई थी। देखो तुम्हें जो कुछ लेना ले लिया ना, अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। हुरिया ने बेसाख्ता कहा। हुक्म देती है? मुझे हुक्म देती है? काली शर्ट वाला अचानक गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ हुरिया का खींच मारा। वो एहसास तो हीन से सुलग कर रहेगी। तुम क्यों नहीं बोलती चीनी गुड़िया? काली शर्ट वाला वर्दा के चेहरे की तरफ झुका हुआ था। हुरिया जोर जोर से चीखना चाहती थी मगर इसकी कुव्वत गोयाई सर पर मलकुल मौत की तरह खड़े पिस्तौल बरदार ने सलब कर ली। काली शर्ट वाला वर्दा के पास ठहर गया। इसके हाथ किसी अस्ते के खुले मुंह की तरह इसकी तरफ बढ़े। कमीज शलवार वाले ने बारी बारी तीनों के हाथ बांधे और इनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर होंठों में टेप लगाई। देर हो रही है वरना कुएं से प्यासा लौट कर ना जाता। काली शर्ट वाला जाते जाते फिर अलविदाई अंदाज में वर्दा के सामने रुका। वरना काबिल बर्दाश्त हरकत की जिसने वर्दा के रहे से आसान भी खता कर दिए। ओह होए, वो ना बोल सकती थी ना हरकत कर सकती थी, सिर्फ इसकी मकरू आवाज़ सुन सकती थी। वो तीनों जिस तरह आए थे चले गए। इस सान्हे की खबर सबसे पहले असद को हुई जो ऑफिस से जल्दी लौटा। शाम को बिलाल और कलसूम तमाम दोस्त बाप को कार्ड देकर लौटे। तभी इन्हें पता चला कि इनके पीछे क्या हो चुका है। बिलाल इसी वक्त अपना सीना पकड़ कर दूर हो गए। वर्दा की आंखों में ठहरी मंजमन से चुप ने इनको अंदेशे से धड़कते दिल को यकीन की जुबान दे दी। वो चुपचाप वहाँ चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आया। ओए होए, बहुत बुरा हुआ यार। ये तो शादी वाला घर कैसे मातम का घर बन गया। कलसूम के आंसू अंदर ही अंदर खुश्क हो गए। वो साख तो जामत किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पर शिकवा की ना थी। ऐसा सा जैसे बर्फ़ बन गए और आंखों में ज़िंदगी की नमक नाम को न थी। वर्दा का रेप हुआ या नहीं हुआ? मुझे लगता है नहीं हुआ। 40वें तक सब रिश्तेदार तवाता से आते थे। बिलाल प्राइवेट फर्म में काम करते थे, इसलिए वाजपात की अदायगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कंपनी के मालिक मिडल ईस्ट में थे।
मैनेजर ने पुरानी खिदमत के पेश नज़र 15,000 रुपये खुद खराकर कलसूम को दिए और ताज़ियत के 2 हर्फ कहकर चला गया। अब कलसूम के आगे जिम्मेदारी का कोहे गिरा था। हुरिया ने नोट किया कि असद भाई ने महीने भर से इनके पोषण का चक्कर नहीं लगाया। इद्दत का ज़माना कलसूम ने किसी न किसी तरह इन तीनों के हमरा गुजार लिया। तमाम जमा ख़त्म हो चुका था। रऊफ़ चचा और खौला चची के बदले बदले रवैये ने इसको बहुत कुछ समझा दिया। कहाँ तो सब शादी की चलती पड़ी थी, अब एक सफाक सी खामोशी तारी थी। बहुत बुरा हुआ यार। अम्मी कहाँ जा रही हैं? वो ज़रा की ज़रा रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, रऊफ़ भाई और तुम्हारी चच्ची के पास। फिर वो आहिस्ती से तमाम सीढ़ियाँ उतर गई। कलसूम अपनी बातों का रद्द-ए-अमल रऊफ़ भाई और खोला भाभी के चेहरे पर तलाश करी थी। एक तकलीफ से सुनाटा तारी था। देखिए कलसूम भाभी, मैं असद से बात करके आपको बताऊंगी। आखिरकार खौला चची ने इस खामोशी को तोड़ा। असद से क्या बात करेंगी? वो हैरान हुई। भाभी, आपने मुझे सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया, फिर हौसले से सुने। असद ने वर्दा से शादी से इनकार कर दिया। इन्होंने बड़ी सफाकी से सच उगल दिया। इस मौके पर कलसूम ने बड़ी मुश्किल से अपने हौसलों की गिरती दीवार को सहारा देने की कोशिश की। क्यों? असद ने शादी से इनकार क्यों कर दिया? अचानक इसे क्या हुआ? कलसूम ने उम्मीद अफजा निगाहों से रऊफ़ साहब की तरफ देखा। वो नजरें चुराकर ख्वामखा जूते की नोक से फर्श को रेतने लगे। इसने इन मर्दों के जाने के बाद वर्दा को जिस हाल में देखा, इसके बाद शादी की गुंजाइश ही कहाँ रहती है? खौला ने बड़े आराम से वो पत्थर से अल्फाज इनके समाधों की तरफ लुढ़काए। किस हाल में देखा असद ने इसे? और फिर यहाँ वर्दा का कसूर? वो आज भी कल की तरह, इसका दामन हर तरह की आलूदगी से पाक है। क्या हुआ अगर जो इस बदबख्त ने गलाजत के चंद छींटे मेरे फरिश्तों की तरह मासूम वर्दा पर उड़ाने की कोशिश की? हम बड़े नुकसान से महफूज रहे। भाभी, ये आप कह रही हैं? ज़रा घर से बाहर लोगों की और मोहल्लेदारों की जहर उगलती ज़ुबानें देखे तो तब पता चले भला असद ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है। इनकी लफ्ज़ में खंजर की सी काट थी। रऊफ़ साहब इस दौरान बड़े लाताल्लुक से बड़े चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने एक बार भी खौला को रोकने की कोशिश नहीं की। कलसूम चुपचाप वहाँ से उठ गई। पूरे घर में मौत का सुनाटा था। वर्दा को भी पता चल गया कि असद ने इसे शादी से करने से इनकार कर दिया। सदमे से इसके आसाब शल होने लगे। मैं असद से पूछूंगी ज़रूर। इसकी आंखों में दिनूनी से चमक थी। मगर इससे पहले को बाहर निकल कर अपने इरादे को अमली जामा पहनाती हुरिया से ज़बरदस्ती अंदर ले आई। भला इस कम ज़र्फ़ कम हिम्मत फरेबी इंसान से क्या पूछेंगी? यही कि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी। तुम बड़े लंबे चौड़े दावे करते थे, अब तुम्हारी मोहब्बत क्या हुई? तो आपकी हकीकत बड़ी कड़वी है। खौला चची को लड़की के साथ लंबा चौड़ा जहेज़ भी चाहिए था, जिसकी अब उम्मीद तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। सब कुछ लुट गया। अब हमारे पास क्या बचा है? अम्मी ने रऊफ़ चचा से कहा कि तुम्हारी अब्बी अगर ख्वाहिश है तो मैं वर्दा को सिर्फ 3 कपड़ों में रुखसत कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। तो पता है चची ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमने सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसे खर्च करके बेटियों को पढ़ाया लिखा, अब अपनी मेहनत की वसूली का वक्त आया तो मैं कैसे वर्दों का कबूल कर लूँ? अगर इन्हें खूनी रिश्तों का लिहाज और अहद की पासदारी होती तो हरगिज़ ये अल्फाज ज़ुबान से ना निकालती। ज़ाहिर है चचा भी इनके हाँ मना, वरना वो मिट्टी के माधु ना बने रहते। हकीकत का सामना करना सीखे, वरना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सदा की शोखो शरीर सी हुरिया इस वक्त बड़ी समझदार लग रही थी। वर्दा जामत तेवरों के साथ सामने दीवार की तरफ देखती रही। फिर भी अगर आप चाहें तो बेशक असद भाई से बात कर लें। हुरिया ने बड़े रसान से इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। वर्दा की आंखों में कर्ब सा छलक रहा था। किसी ने भी पुराने ताल्लुक का लिहाज नहीं किया तो आप भी दिल पर मत लें। हुरिया अपनी नज़र चुराते हुए बोली और फिर इसे वहीं छोड़कर बाहर आ गई। वर्दा सोचे समझे बगैर मकान के अंदाज में उठी रसद के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो अंदर ही था और टीवी देख रहा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। बात बात पर इसके हुस्न के कसीदे पढ़ने वाला असद खामोश था। इसके मतनासब सरापे की मद्दासराई करने वाले लब तहाक थे। वो फ्रेम में जुड़े मंजर की तरह दहलीज से आगे असद को देखे जा रही थी। वो रिमोट से टीवी ऑफ करके ख्वामखा तरतीब से पड़ी किताबों को उलट पलट करने लगा तो वर्दा आगे बढ़े। असद, आपने शादी से इनकार क्यों किया? हैरत अंगेज़ तौर पर इसका लहजा पुरसकून सा था। हालांकि जब वो यहाँ आई थी तो इसकी कैफियत तूफान की जद में आए तिनके की तरह हो रही थी। असद की बेनियाजी देखकर इसने बहुत जल्द खुद को समेटा और ये खूबी इसने माँ से ली थी। मैं कहना तो नहीं चाहता। इसकी आंखों में आंखें डालकर गज़लें पढ़ने वाला असद इसकी तरफ से पीठ मोड़े खड़ा था। मैं रवायती सा मर्द हूँ, मुझे कहने में कोई यार नहीं कि मैंने तुम्हारे दिलकश सरापे से मोहब्बत की। मैं हर मर्द की तरह मेरी भी यही तमन्ना थी कि तुम्हें छूने वाले पहले हाथ मेरे हो, मगर अफसोस मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मुझसे पहले किसी और नहीं। तुम्हारी कैफियत, तुम्हारी धुआं धुआं पथराई आंखें, तुम्हारे बेतरतीब लबास सब चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि किसी गासिब के हाथ तुम्हें छू चुके। इससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहता। वर्दा को यकीन नहीं आ रहा था ये असद है। ये अल्फाज जो होंठों से अदा हो रहे थे, इन्हें कहने वाला वो खुद है। इसकी आंखें आंसू से लबरेज हो गई थी। कमाल जब्त से काम लेते हुए इसने उल्टे हाथ की पुष्ट से आंखों को रगड़ा। वर्दा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसे वापसी के लिए कदम मोड़ते देखकर वो बोला। अल्फाज के बरक्स लहजा किसी किस्म के एहसास शर्मिंदगी से आ रही था। अब कलसूम राना के ससुराल वालों का रद्द अमल देखना चाहती थी।
हस्बत वक़्त से भी इनकार हो गया, वो भी खाली खौली बहू को कबूल करने पर आमादा नहीं थे। हालांकि फरजाम ने बहुत शोर मचाया कि शादी करूंगा तो राना से ही करूंगा, इसके सिवा कोई और लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगी। मगर वालिदैन के आगे इसकी भी एक ना चली। कहाँ तो शादी की तारीख लेने के लिए चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे और कहाँ मंगनी की अंगूठी वापस कर दी गई थी। काशिफ और हुरिया के रिश्ते की दबी दबी जो सरगोशियाँ थी वो भी दम तोड़ गई। इनके पोशे में कोई भूले भटके भी आकर नहीं झांकता। कलसूम तो वैसे भी किसी की नहीं बनती थी, वो ख़ानदान से बाहर की थी और फिर बिलाल से मोहब्बत की शादी थी, इसलिए अरसा दराज तक सबके अताब का निशाना भी वही बनी रही। अब बिलाल के इंतकाल के बाद खौला ने अपना कीना परवर नफरत छुपाने की जरूरत नहीं समझी। इन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि असद ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि जब से सरीना की प्याजियाँ बढ़ गई थी तब से इनकी सोच बदल गई थी। रऊफ साहब को हमनामा बनाने में इन्हें देर नहीं लगी, वैसे भी खौला की नज़र से देखने की आदत थे। दो रिश्तेदार बंदा कुत्ते के पाद में। कलसूम काफ़ी रोज़ से बीमार थी। असद की शादी की खबर ने से अधमुआ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रहेगी वर्दा तो वो दूसरे कमरे तक सिर्फ कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। राना अलग माँ बहनों से नजर चुराए फिरती। हुरिया को लग रहा था कि वो वक्त नहीं जब इस घर में फाके राज करेंगे। खूनी रिश्तों की बेहिसी तो इसने देख ही ली थी। 4 रोज़ पहले चचा मी आए थे और आधे घंटे के बाद चले गए। इन्होंने हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हालांकि हुरिया को तवक्का थी कि वे इनकी हिमायत करेंगे और अपने भाई भाभी की ज़्यादती को ज़रूर मज़ामत करेंगे, मगर मलामत करेंगे, मगर हुरिया को ज़माने से पहला पहला वास्ता पड़ा था जो इसके हद से बड़ी हसासियत के लिए किसी धचके से कम नहीं था। ज़रा ढोल की बजाओ गोरियो बराबर वाले पोर्शन में शादी का रवायती हंगामा शुरू हो चुका था। असद के ससुराली मेहंदी की रस्म करने आए थे। गाने बजाने और कहको एक ना रुकने वाला तूफान था। हम गलत थे, हमने माना, तुम भी वापस ले लो ताना। वर्दा टेरेस पर खड़ी नीचे का पूरा मंजर देख सकती थी। इस शोखो शरीर प्यारी सी लड़की को भी ढोलक संभाले बाकी लड़कियों को भी मुकाबला जीतने की बारी बारी तलकीन कर रही थी। असल लॉन के मगरबी दीवार के साथ बने आराइशी स्टेज पर बैठा हुआ था। इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, दूरी में क्या छुपा है इसका खोज लुगा के देखो। इस लड़की से एक लड़के ने ढोलक ज़बरदस्ती ले लिया। अपनी बेसुरी आवाज़ में पूरी कुव्वत से चीखा, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, इनको मेहंदी लगा के देखो, जेब हल्की करवा के देखो, दुल्हन बनकर जब आए मेकअप के बाद ना धुलवा के देखो। असद का हंसता मुस्कुराता चेहरा बहुत पुरसकून और मुतमिन लग रहा था। ग्रे कुर्ते शलवार में मलबूस वो वर्दा को अपनी रसाई से बहुत दूर महसूस हुआ। वो टेरेस पर रोशनी से हतल मकान बचते हुए एक तरफ बिल्कुल कोने में खड़ी थी। कलसूम, राना और हुरिया तीनों नीचे थी। कलसूम ने वर्दा के एहसासात के पेश नज़र से साथ चलने के लिए निकाला था। हुरिया ने 2-3 मिनट पर ज़रूर कहा कि आप भी चले ना। वो तीनों भी खुशी से नहीं जा रही थी। कलसूम का कहना था कि किसी मुकाम पर भी अपनी अना का सर नीचे ना होने देना। मुबादा के तुम्हारे चाचा चाची कहें कि हम इसलिए इनकी खुशी में शरीक नहीं हुए के बारे हसद के जल भुन गए। सो राना और हुरिया खामोशी से कोई बहस किए बगैर इनके साथ हो चुकी थी। वर्दा घर में अकेली थी। कतरा कतरा होते दिल का क्या करती जो खून हुआ जा रहा था। अंदर की घुटन से घबरा कर भी वो टेरेस पर आई थी। शमाइल से रिश्ते का चक्कर 2 माह के अंदर अंदर ही चला था। वो लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एक भाई अबू ज़बी में जॉब कर रहा था, दूसरा कस्टम में था, तीसरे का अपना बिजनेस था। बहनें अपने अपने घरों की सुधार गई थी। सिर्फ शमाइल बची थी जो खोला चची और गज़ल को जी जान से पसंद आई। असद ने भी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। इसलिए चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब हुआ। वर्दा की आंखों में रुका सेल रवा बहने को बेताब हो रहा था। असद कितना खुश लग रहा था। इसने मोहब्बत के कितने लंबे लंबे डायलॉग बोले थे, कैसे कैसे वादे न किए थे, क्या क्या मंसूबे न बनाए थे। वो वर्दा को जाने जहाँ कहता था। मुख्तलिफ मौक़ों पर इसके दिए गए तहाइफ इसकी मोहब्बत और जज्बों को जाहिर करते थे। इस घर में इनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी और अब इसी घर में रहने बसने के लिए शमाइल आ रही थी। क्या वो इतनी बहादुर है कि अपनी निगाहों के सामने शमाइल को चलता फिरता हंसता बोलता देख सके? नहीं, मैं तो बहुत कम हिम्मत और बुज़दिल हूँ। अपनी सवाई में वो किसी के सामने एक लफ्ज़ तक न कह सकी, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद तक न कर सकी। बल्कि इन्हें तो वर्दा के पाक दामन होने पर भी शुबा था। क्या वो असद की बेवफाई के बाद जीत सकेगी? सर उठाकर पहले की तरह दूसरों के साथ एतमाद से बातचीत कर सकेगी? इसके सामने अनगिनत सवालात थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। वो टेरेस से उतर आई। हुरिया, राना और अम्मी के आने पर वो सोती बन गई। राना तो आधे बिस्तर पर लेट गई। हुरिया कपड़े बदलने के साथ साथ आवाज़ें बुलंद बड़बड़ाती भी रही। कितनी नुमाइशी है शुमाइल साहिबा की वालदा और बहन, हर चीज़ की बढ़ बढ़ के कीमत बता रही थी। और खाने में कितने कपड़े कीड़े निकाले कि हद नहीं। और असद भाई कैसे अपनी सास साहिबा और साली की मिन्नतें करे थे, प्लीज़ खाना खा कर जाइएगा। ऐसे पीछे जा रहे थे इनके सामने। अभी से ये हाल है, बाद में क्या होगा? लगता है शुमाइल साहबा खूब थाक बिठाएंगी अपनी। शुमाइल साहबा ने आकर चची नूं ते मुंडे नूं जेड़ा दिन जता रहे थे हाने ना, फिर सारा जग देखेगा।
हुरिया नहायत कबेदा खातर नजर आ रही थी। अगर अम्मी का हुक्म ना होता तो मैं कभी भी ना जाती। बारात में तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हम क्यों उनकी खुशियों में शरीक हो जब इन्हें हमारे गमों की परवाह नहीं। किसी ने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे हो। जी चाहता कतार में सबको खड़ा करके गोली से उड़ा दूं और फिर हुरिया खामोश हो जाओ। इसका बाकी का जुमला अधूरा रह गया क्योंकि कलसूम दरवाजे पर खड़ी गहर आलूद निगाहों से देख रही थी। तुम अपनी तहजीब कब से भूल गई हो? तुम इतनी बदतहजीब कब से हो गई हो? मैंने तो तुम्हें बदतमीजी का सबक कभी नहीं पढ़ाया। तुम्हारी ज़बान क्यों खुल गई है? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता अपने ख्यालात का यूँ बरमला इज़हार करती फिरो। इन्होंने हुरिया को बुरी तरह झिड़का इसने हुरिया को बुरी तरह झिड़का और दरवाज़ा बंद करके सोचाने का हुक्म देकर वहीं से लौट गई। हुरिया को बहुत गुस्सा है। हम आप भी पढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो आहिस्ते से बड़बड़ाई। बिस्तर पर लेटते हुए इसकी निगाह पर्दा के सहारे की तरफ उठ गई। वो सफ़ेद चादर सरतपा ओढ़े हुए थी, मगर चादर में इसका लरसता काम था। वजूद बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी था। आपके आंसू बहुत कीमती और अनमोल है, इन्हें बेदर्दी से असद भाई जैसे कमजोर शख्स के लिए मत लौटाएं। वो आपके अनमोल जज्बे के काबिल भी नहीं थे। मगर ये सब कुछ वर्दा के सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। नीचे से चहकारों की आवाज़ें भी तक आ रही थी। क्या इन खुशियों मुस्कुराहटों पर वर्दा आपी का कोई हक नहीं था? वो फिर से सवाल जवाबों के भंवर में उभर और डूब रही थी। इस घर में 4 औरतें थीं और चारों अपनी अपनी सोचों में गुम थी। वर्दा वाकई बड़ा बुरा होया। नाजिश ज़बरदस्ती वर्दा को नीचे ले आई थी। असद की दुल्हन आ चुकी थी। महंगे ज़ेवरात और ज़र्क पर कर उसी जोड़े में मलबूस किसी महंगे पाउडर से सजी सचमुच वो देखने के लायक लग रही थी। सिर्फ वो देखने लायक ही होनी है। वर्दा ने इसे हसरत से देखा। इसके कटावदार होंठों का खाम, इसकी राजहंस की मानद लंबी सफ़ेद गर्दन में लिपटा जड़ाऊ गोलोबंद, इसकी कलाइयों में सजी चूड़ियाँ, इसकी लंबी पलकों वाली शरबती आंखें, फिर असद की बार बार भटकती निगाहें, सब यही बावर करार थी। यकीनन शमाइली वो लड़की जिसे पहली बार छूकर असद के दिल में कोई शर्मिंदगी, पछतावा और एहसास से नहीं होगा। वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटते हटते वहाँ से निकल आई। अलमारी में असद के दिए गए तमाम तोहफे, कार्ड्स, सूखे फूल और डायरियाँ और दूसरी चीज़ें इसने अभी तक संभाल कर रखी थी। इसे सब कुछ बाहर निकाला और एक एक करके असद की दी गई सारी निशानियाँ इसने एक जुनून के आलम में तबाह कर दी। जब तुम मेरी किस्मत में नहीं तो तुम्हारी यादगारें किस लिए संभालती फिर? क्रिस्टल का नाजुक सा ताजमहल ज़मीन बोस हो चुका था। हुरिया ने दूसरे कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा मगर अंदर नहीं आई। अच्छा था कि वर्ता खुद को संभाल लेती। तो होर की अद्धा दिन चौक मुँह तो मार जाके चकनाचूर मुँह तो ताजमहल जाकर टुट के। बिलाल की मौत के बाद आजकल तुम पहली बार आईने के रूबरू थी। फेस पाउडर लगाने के बाद इसने मेकअप मैट लिपस्टिक होंठों पर अच्छी तरह जमाई और वो अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर बाहर आई तो सबसे पहले राना ने हैरत से देखा। फिर हैरत की जगह अफसोस ने ले ली। मैं तुम्हारे अब्बू के ऑफिस जा रही हूँ, तुम सबको फाकों से मरता देखना मेरे बस से बाहर है। कलसूम ने बेतासुर लहजा बेतासुर सा था। राना वर्दा के इंतजार में थी जो नहा रही थी। हुरिया अभी तक सो रही थी। वर्दा के बाथरूम से निकलने पर राना ने इसे खबर सुनाई। बाप के मरने पर इन तीनों बहनों ने माँ को रोते नहीं देखा था। ना हालात का शिकवा इसके लबों पर आया था। वर्दा का रिश्ता टूटा, राना के ससुराल वालों की तरफ से इनकार हुआ। फिर बड़े चचा जो उर्फ आम में चचा मियाँ कहलाते थे, इन्होंने भी काशिफ के सिलसिले में चुप साध ली थी। इन तमाम बातों के बावजूद इन्होंने कलसूम की ज़ुबान से किसी की बुराई नहीं सुनी, ना किसी ने इसने किसी से लड़ाई की। हालांकि बेटियों का मामला इतना नाजुक होता है कि अच्छे भले कमज़ोर शरीफ लोग भी मुंह खोलने पर मजबूर हो जाते हैं। अब पता नहीं कलसूम का हौसला ज़रा था या ज़र्फ। कुछ ही देर के बाद सारे बड़े माँ शर्जील अहमद दुरे समीन भी इनके घर आ गए। रऊफ चचा ने कड़कते लहजे में, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? कलसूम इसी वक्त वापस लौटी थी। इसने बड़े ठंडे लहजे में सवाल के बदले सवाल किया। आप क्यों पूछ रहे हैं? बहुत खूब भाभी साहिबा, हम कौन होते हैं? बड़े चचा मियाँ का लहजा तंजिया था। आप बताएं ना, आप कौन है? हमारे घर फाकों की नौबत आने वाली है। किसी ने आकर नहीं पूछा। अगर आप वाकई बिलाल के कुछ होते तो आकर ये सवाल ना करते कि मैं बिलाल के ऑफिस गई थी नौकरी की तलाश में। अब तुम नौकरी करोगी? जी हाँ, हर तरफ से मजबूर होने के बाद मैंने एक कदम उठाया। मुझे बेटियों की शादी करनी है, पेट का ईंधन भरना, कौन इनके सर पर हाथ रखेगा? मगर तुम नौकरी करोगी, हमारे ख़ानदान के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। चचा मियाँ के लहजे में अब तेज़ी नहीं थी। आहो ਤੁਹਾਡੇ वगैरह लांतियां दे सिर ते बैठी रहे अपनी लाद मार दे। हम मर जाएं, मेरी बेटियां बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएं, कोई इन्हें अपनाइयत का एहसास दिलाने वाला ना हो, ये बेइज्जती नहीं है? मगर लोग क्या कहेंगे? हम कैसे दुनिया वालों का सामना करेंगे? अगर आप मेरी बेटियों को अपनी बेटियां बना लेते तो कभी भी घर से बाहर कदम ना निकालती। अब ये मेरी ज़रूरत भी और मजबूरी भी। मैं कोई डाके नहीं मारूंगी, मेहनत करूंगी। कलसूम का लहजा बहुत सर्द और सख्त था। वो सब एक दूसरे से निकाह चुराने लगे और एक एक करके उठ के। कलसूम ने इनके जाने के बाद मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील किए और तीनों बहनों को अपने पास बिठा लिया। मैं आज तुम्हारे अब्बू के ऑफिस गई। सलीम की लानी जो कंपनी के मालिक है, कल ही से बाहर से लौटे। मैंने इन्हें तमाम हालात बताए और तुम्हारे अब्बू की खिदमत का हवाला दिया। सलीम साहब बहुत बहुत रहमदिल और नेक फितरत के मालिक है। फिलहाल इन्होंने मुझे टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब ऑफर किया। पुरानी ऑपरेटर की शादी होने वाली है, वो ऑफिस छोड़ जाएगी। अभी कुछ वक्त में काम सीखूंगी। सलीम साहब ने कहा कि फ़िलहाल मुझे 5,000 मिला करेंगे, बाद में जब मैं काम सीख लूँगी तो तनख्वाह ज़्यादा कर दी जाएगी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी होगी। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी।
मगर अम्मी आप क्यों मेहनत कर रही हैं, हम तीनों तालीम याफ्ता हैं, वरना आपी को किसी स्कूल में नौकरी मिल सकती है। राना आपी ने बीबीए कर रखा है, इनकी जगह कहीं ना कहीं निकल आएगी और इम्तिहानात के बाद मैं भी अखबार ज्वाइन कर लूँगी। बल्कि रोज़नामा सच्चाई के एडिटर ने कह रखा है मैं फीचर राइटर के तौर पर अब भी काम कर सकती हूँ, जबकि क्योंकि अखबार मेरी दोस्त अंबर के वालिद का है। आप क्यों नौकरी की भीख मांगने जाए? हुरिया का लहजा जज्बाती और पुरजोश था। तुम्हारे अब्बू अगर होते तो क्या तुम्हें नौकरी करते देखकर खुश होते? तुम्हें तुम्हारे कोमल से चेहरे नौकरी की शिद्दत और मसाइल की धूप को बर्दाश्त कर सकेंगे? और क्या खुद मुझे अच्छा लगेगा? आइंदा भूल कर भी नौकरी का ना सोचना। तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हारी 6 माह की फ़ीस भी जमा करवाना है, इसका इंतज़ाम भी करना होगा। मेरी ज़िंदगी का नस्ब प्लान ही यही है कि तुम तीनों जल्द से जल्द अपने घरों की हो जाओ। अब आप हमारी शादी की फ़िक्र में खुद को बीमार कर लेंगी। शादी तो सब कुछ नहीं होती। बहुत सी लड़कियाँ शादी नहीं करती तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाती। वर्दा थी, हमेशा की नरम ज़ुबान धीमे लहजे वाली वर्दा इस वक्त बहुत तलख हो रही थी। कलसूम ने इसका सुरख चेहरा देखा, फिर राना और हुरिया की तरफ रुख मोड़ लिया। शादी के बाद औरत महफूज हो जाती है, एक मर्द का सहारा हासिल हो जाता है, इसे एक घर होता है, इसकी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। कलसूम रसान से बोली तो वर्दा कहते हुए वहाँ से उठ गई। ये एसएम ब्रदर्स वालों का शानदार दफ्तर था। सलीम गिलानी ने बेल बजाकर कलसूम को तलब किया। सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती लकड़ी का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शानदार सा सागवान की लकड़ी की मेज़ के दूसरी तरफ रिवॉल्विंग चेयर पर सलीम गिलानी फाइल पर झुके हुए थे। कमरे में एसी की खुनकी बड़ी भली महसूस हो रही थी। सर आपने बुलवाया? वो मुंतज़िर निगाहों से सलीम गिलानी के बारोब सरापे को देख रही थी। हाँ बैठ जाए। आपको इसलिए बुलवाया कि मैंने आज से आपकी जॉब पक्की कर दी। आपकी तनख्वाह 8,000 होगी। अपनी दानिश में मुझे खुशखबरी सुनाकर अब इसके तासुरात जांचने की कोशिश कर रहे थे। कलसूम ने बामुश्किल आंसू का गोला हलक से उतारा, नॉर्मल हुई। थैंक यू सर, वो यही कह सकी। इसमें ममनून होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको बतौर सेक्रेटरी अपॉइंट कर दूँ, क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी। कहाँ से पढ़ा आपने? सर मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, इससे पहले मैंने ए लेवल किया था। कलसूम ने बताया। इस दौरान सलीम गिलानी ने चपरासी को 2 कप कॉफ़ी लाने को कहा। चपरासी ने कुछ देर बाद ट्रे लाकर सामने टेबल पर रखी। एक कप खुद उठाकर सलीम साहब ने दूसरा कप की तरफ इशारा किया तो कलसूम ने ले लिया और हल्के हल्के सिप लेने लगी। आपकी 3 बेटियाँ? सलीम साहब बड़े बेतकल्लुफ़ मूड में नजर आते। जी हाँ। क्या पढ़ रही हैं? नहीं सर, बड़ी दोनों तो तालीम मुकम्मल करके घर पर होती हैं, छोटी बेटी ऑनर्स कर रही है। इसे तफसील से बताया। मेरा तो ख्याल था कि आपकी बेटियाँ छोटी होंगी, क्योंकि आप खुद इतनी यंग लगती हैं। न जाने तारीफ थी या कुछ और। सर अब मैं जाऊँ? जी। वो दोबारा फाइल में मगन हो गए। काम इतना मुश्किल तो नहीं, मगर तो तलब ज़रूर था। 9 से 5 बजे तक ऑफिस टाइम था। 6 बजे तक वो घर पहुंच जाती थी। वर्दा, राना और हुरिया तीनों माँ के इंतज़ार में होती। इनके आने के बाद चाय पी जाती थी। उनमें कन्वर्सेशन तो समझ नहीं आई। सलीम गिलानी साहब ਨੂੰ इंटरस्ट ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है कि माँ ਦੇ ਵਿੱਚ है। खानदान भर में कलसूम की नौकरी के बाद अफवाहों का तनासब बढ़ गया, मगर वो किसी भी बात को खातिर में नहीं लाती थी। सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती तो दोनों भाभी अपने काम अधूरे छोड़कर इसे देखने खड़ी होती थी। बेहया, ये बेहया, क्या ज़माना आ गया। बिलाल भाई के मरने के बाद कलसूम कितने धड़ल्ले से मेकअप करके निकलती है। तो उसी पे मार जाओ फिर, खसमान उघाड़ियाँ। हाँ खौला भाभी, आप ठीक कह रही हैं। कलसूम ने शौहर की मौत पर एक आंसू नहीं बहाया। हालांकि अपनी मर्जी से माँ बाप की मुखालफत मोल लेकर बिलाल से शादी की थी। क्या हुई अब वो मोहब्बत? मुझे यकीन है कलसूम ने ऑफिस में कोई और ढूंढ लिया होगा, तभी तो इतना बन ठन के जाती है। तरस खाकर कोई यूं ही तो नौकरी नहीं दे देता। फिर कलसूम की किस बात का तजर्बा जो इसे झटपट नौकरी दे दी गई? ये हमारा भाभी के जुमले थे। कलसूम को किसी और काम का तजर्बा हो ना हो, अदाएँ दिखाने का तजर्बा ज़रूर है। अदाओं से घायल होकर ही तो बिलाल मर मिटा था। बेटियां भी हूबहू माँ के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वर्दा ने तो बड़ी कोशिश की असद को फांसने की, मगर शुक्र है मेरा बेटा वक्त पर होश में आ गया। हाँ खौला बहन ठीक कहती हो, शुक्र है मैं अपने काशिफ का रिश्ता लेकर नहीं चली गई। लाख लानत अड़े दोनों थे। भौंक कैसे रही है जैसे इनकी अपने आगे तो बेटियां है ही नहीं। हमारा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। असद अपनी नई नवेली दुल्हन की नाजबरदारी में मगन था। शादी को 2.5 माह से ज़ायद हो चुका था। शमाइल अभी तक घूमने फिरने के मूड में थी। जो ही असद ऑफिस से लौटता वो सज संवर कर तैयार बैठी होती। दोनों थोड़ी देर बाद घूमने फिरने निकल जाते। शमाइल अपने मैके में बड़ी लाडली थी, भाई बहन भाइयों से छोटी थी, इसलिए नक्शड़ी और मोजोर भी सी थी। मर्दा और असर का साबका रिश्ता किसी मसलत के तहत इससे पोशीदा रखा गया, वरना शायद शमाइल असद का जीना जीरन कर देती। करेगी अगे, हाले तो पार्टी शुरू हुई है। क्योंकि ज़रा ज़रा सी बात को बुनियाद बनाकर वो असद से रूठ जाती और लड़ना शुरू कर देती। वर्दा असद की शादी के बाद इनके पोर्शन में नहीं गई। अलबत्ता शमाइल कई बार इधर आ चुकी थी। वर्दा को चंद मुलाकातों में ही अंदाज़ा हो गया कि शमाइल बहुत बचकाना मिजाज की मालिक, बहमी सी, खुद को बहुत ऊंची शय समझने वाली लड़की है। हुरिया ने तो पुरानी रंजिश के तहत शमाइल को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। अलबत्ता वर्दा और राना खुश इखलाकी से पेश आती। कलसूम का अंदाज भी मोहब्बत भरा होता। खुद शमाइल को ये लोग बहुत अच्छी लगती थी। वो शाज़ो नाज़री किसी की तारीफ़ करती, मगर इन सब के लिए कई बार मुतासिर कुन जुमले इसके लबों से अदा हुए। फर्दा शामी कबाब और बिरयानी कितनी अच्छी बनाती है। हुरिया कितनी ज़हीन है। राना सादगी में भी कितनी अच्छी लगती है। और आंटी कलसूम कितनी यंग और स्मार्ट लगती हैं। ये और इस नौ की कितनी बातें थी जो वक्तन पर वक्तन असद के आगे भी दोहराती तो वह निगाहें चुरा लेता। डुब के मर जावे ना, निगाहें चुरान दी बजाय कमीना। डोरबेल तवातर से बज रही थी। वर्दा ने रेलिंग से झुककर नीचे देखा।
गेट पर क्रीम कलर की शराट की झलक नजर आई। घर में सिर्फ राना और वो थी। खोला और हमारा बाजार गई हुई थी। डोरबेल तवादा से बज रही थी। पर्दा ने रेलिंग से झुककर नीचे देखा। गेट पर क्रीम कलर की शराट की झलक नजर आई। घर में सिर्फ राना और वो थी। खोला और हमारा बाजार गई हुई थी। शुमाइल अपने कमरे में सोई हुई थी और भी कोई नजर नहीं आ रहा था। राना रोटी पका रही थी। इसका नीचे जाकर गेट खोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। राना के कहने पर इसे नागवार से काम सर अंजाम देना ही पड़ा। इसने झटके से गेट का लॉक खोला तो काली शर्ट और पतलून में मलबूस नौजवान मुंतज़िर निगाहों से अंदर की तरफ ही देख रहा था। शुक्र है दरवाज़ा खुला तो, वरना मुझे तो शक हो चला था कि शायद यहाँ रहने वाले बसने वाले बहरे हैं। नौवारिद ने बड़े आराम से लतीफ़ अंदाज में चोट की तो वो नज़रअंदाज कर गई। आपको किससे मिलना है? इस वक्त कोई भी घर पे नहीं है। आपने नाहक आने की जहमत की। वो एक ही सांस पे बोल गई। लहजे में खुद ब खुद तलखी भी दर आई। वर्दा को एहसास हुआ कि वो नौजवानी से बड़े गौर से देखा है तो वो झेंप सी गई। मैं अंसर रहमान हूँ, शुमाइल का पप्पीजाद भाई। असल में अम्मी ने मुझे भेजा कि शुमाइल को कीके का दावतनामा दे। इसने नज़रों का जाविया बदलते हुए वजाहत की तो वर्दा ये कहते हुए वहीं से मुड़ गई। शुमाइल अपने कमरे में। वो तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई। शुमाइल के पप्पीजाद से इसका खुश इखलाकी बटने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। अंसर हैरान सा खुले गेट से अंदर देखता गया। खोला और हमारा इसी वक्त टैक्सी से उतरी। दोनों इसे अच्छी तरह जानती थी। बेटा यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? सलाम दुआ के बाद वो झट से बोली तो अंसर का जी चाह कह दे कि आपके यहाँ मेहमानों को गेट पर ही ठहला दिया जाता है। फिर जिस तरह वो बदमजाज सीना तेज रफ्तारी से सीढ़ियाँ चढ़ के गई थी, जैसे वो अंदर आया था जैसे चाय पानी का पूछना पड़ जाएगा। अंसर सिर्फ सोच के रह सका। दोनों ख़वातीन की हमराही में ड्राइंग रूम में आकर बैठा तो इसी वक्त शुमाइल को जगाया गया। अंसर को देखकर बहुत खुश हुई। अंसर ने हमारा के साथ कलसूम का भी दावतनामा दिया। इसकी अम्मी ने इसे 3 कार्ड दिए थे कि शुमाइल के ससुराल में अलग अलग तीनों घरों को देने हैं। अंसर के बड़े भाई के बेटे शानी का कीका था। इसी सिलसिले में शुमाइल के ससुराल आया था। प्लीज़ आप सब आइएगा, अम्मी ने बतौर ख़ास ताकीद की है। जब वो वापसी के लिए उठा तो एक बार फिर याद दहानी करवाई। हमारा को इसकी सादतमंदी पर बड़ा प्यार है। हमारा दी कोई तीद नहीं है लगता जे अगर हमारा दी है तो हमारा दा ना जेन बन गया कोई। एक मिनट है भला रिश्तेदारी की है एडी भला? मैं अंसर रहमान शुमाइल का पप्पी दा भाई कज़न। अच्छा फिर सही है। मैं शायद शुमाइल का सगा भरा निकले। कितना खुश इखलाक लड़का। हाँ, सुलझे हुए ख़ानदानी लोगों की औलाद है। खौला ने हमारा की तायद की। इसके जाने के बाद काफ़ी देर तक दोनों ख़वातीन के दरमियान मौजू गुफ्तगू बना रहा। अंसर का दिल चाह रहा था कि शुमाइल से इस गेट खोलने वाली लड़की के बारे में पूछे, मगर हमारा और खौला की मौजूदगी की वजह से वह खामोश रहा। रहती तो इसी घर में मिस्टर अंसर रहमान, आखिर तुम क्यों इसके बारे में सोच रहे हो? इसने दिल में खुद को मलामत की और पूरी तवज्जो सामने नजर आने वाली स्याह तारकोल की सड़क की तरफ मरकूज कर ली। शुमाइल अंसर के जाने के बाद कलसूम की तरफ आ गई। राना और वो बर्दा अभी भी खाना खाकर फारिग हुई थी। हो सकता है ये मेरा वहम हुई, मुझे गलत फहमी हुई हो। शायद आपके ताल्लुकात दोनों घरानों के साथ कशीदा है। शुमाइल इतने दिनों से जो कुछ महसूस करी थी आज इसका बर्मला इजहार कर दे तो वर्दा अपनी जगह चोर सी होगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में हम शुरू से ऊपर रहते आए हैं। बार बार सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की आदत नहीं है ना। वर्दा का लहजा कती बूदा और बेवजन सा था, पर यह भी गनीमत था कि शुमाइल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा मैं दावतनामा देने आई थी। अंसर को देर हो रही थी, वरना खुद आकर देता। मेरे कज़न के बेटे का कीक है, आप सबको भी बुलावा है। वर्दा तुम ज़रूर चलना, शुमाइल बड़े खलूस से बोली तो वह सर ला कर रह गया। अल्लाह वर्दा जड़ा चल भी वर्दा उंदा तो पहले तो तेरे तो दिल आ गया। तेरे बारे च सोच नहीं, हाले दिल नहीं है, हाले सिर्फ सोच रहा बना ला फिर जेन जान दा। अम्मी आएंगे तो देखते हैं वो क्या कहती है। राना स्वभाव से बोली तो शुमाइल मसनूई गुस्से से घूरने लगी। आंटी से मैं खुद बात कर लूँगी, खबरदार कोई इनकार नहीं चलेगा। वो ज़िद्दी लहजे में बोली तो राना शर्मिंदा सी होगी। मैं अब चलती हूँ, आंटी आएंगी तो मैं फिर याद दहानी करवाने आऊँगी। राना और वर्दा इसके जाने के बाद अपने अपने मशागल में मसरूफ़ हो गए। पापी भौंक भौंक के चली गई। राना की बात सुनकर कलसूम काफ़ी देर चुप रही। शुमाइल के कज़न की तरफ से दावतनामा आने के बाद वहाँ जाने या ना जाने का मसला बड़ा और तलब था। फिर जाने का फैसला हो गया। तुम दोनों बहनें चली जाना, मेरी ऑफिस की कोलीग की अपनी गाड़ी है, तुम्हें छोड़ आएगी। माँ सद के चली जाए, दोनों बहनों को लिया भेजना। मैं तो नहीं जा सकती, छुट्टी करना मुश्किल है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अगर शुमाइल का नाम बीच में ना आता तो मैं तुम्हें कभी भी जाने का ना कहती क्योंकि वर्दा की वजह से, मगर अब बेहतरी इसी में कि सब कुछ फरामोश कर दिया जाए क्योंकि तकलीफ की यादों को भूल जाना ही अच्छा होता है। हो सकता है कुदरत की मशीयत यही हो, जब अल्लाह हमसे कोई हमारी पसंदीदा चीज़ ले लेता तो बदले में इससे बेहतर चीज़ अदा करता है। हो सकता है अभी तुम्हें मेरी बात समझ में ना आए, तन बरस गुजरने के बाद तुम इस बात को जान सकोगे। वर्दा को शर्मिंदगी से हुई। कलसूम माँ थी, तभी तो इनके दिल की कैफियत से आगा थी। वर्दा मेरा मशवरा यही कि असद से वाबस्ता हर याद को खुरश दो, भूल जाओ इसे। एक बार फिर इस पर गड़ो पानी पड़ गया। अभी मैं हकीकत में नहीं जाऊंगी, ये मेरा हुक्म समझ लो, दरख्वास्त कि तुम ज़रूर जाओगी। तुम दुनिया को बातें बनाने का मौका मत दो, तुम सबको बता दो कि तुम किसी से हसद नहीं करती, वसी ज़र्फ़ की मालिक हो। कलसूम का अंदाज नासिहाना था। वर्दा हार मान गई। अच्छा जैसे आपकी मर्ज़ी। अब की बार इसका लहजा थका थका सा था। राना तो कलसूम की किसी बात से कभी इनकार करती थी नहीं थी, सो इसी वक्त कपड़े इस्त्री करने लगी। शुमाइल दो बार ऊपर आकर पूछ चुकी थी कि कब तक तैयार हो जाओगी, लेकिन कलसूम ने इसे सहूलत से इनकार कर दिया। मगर आंटी मैं और
ही गाड़ी में होंगे, वहाँ 2-3 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, फिर आप क्यों गैरियत बरत रही हैं? शुमाइल ने नाराज़गी से कहा। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, मैं अमीना को कल ही वर्दा और राना को ले जाने के लिए कह चुकी थी। अब अगर इन वक्त पर इनकार करूँगी तो इसे कितना बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, आते हुए हमारे साथ आएंगी। इसने फिर इन्हें मुश्किल में डाल दिया। वो नाचार वो सारे ला कर आएगी। पर्दा तक बिल्कुल अजनबी घर और लोगों के दरमियान खुद को बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। राना की भी ऐसी कैफियत थी। शुमाइल इन दोनों को अंसर और फ़खर की अम्मी के पास ले। सफ़ेद साड़ी में मलबूस हंसमुख सी खातून राना को बहुत अच्छी लगी। फुप्पो, ये वर्दा और राना मेरी नंदे समझ लें, मगर मुझे ये बहनों की तरह लगती हैं। राना बेटी को तो मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन देखा था, मगर वर्दा बेटी से पहली बार मिल रही हूँ। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची हैं। वो दोनों से बारी बारी गले मिली और फिर कुलसूम का मुख्तसर हाल अहवाल पूछकर दीगर मिलने जुलने वालों की तरफ मतवज्जो हो गई। राना और वर्दा शुमाइल के साथ एक ही सोफे पर बैठ गई। तभी अंसर 1.5 साल शानी को गोद में उछालता हुआ अंदर आ गया। आहा, आज तो बड़े बड़े मेहमान आए हैं। अंसर की आंखों में अपनायत के बहुत से रंग बेयक वक्त उतरे। इधर मेरे पास बैठो, जरा तुम्हारी खबर तो लूँ। इस दिन बगैर खाना खाए उठा है, मैं सख्त नाराज़ हूँ तुमसे। शुमाइल ने बड़ी बेतकल्फी से इसका बाजू खींच कर अपनी तरफ खींचा तो शानी को गोद से उतार कर इसके पास टिक गया। पहले मेहमानों का तारुफ तो करो। वो कनखियों से वर्दा की तरफ इशारा करके बोला तो शुमाइल इसकी शायद भाम गई। ये वर्दा और ये राना दोनों बहनें हैं और असद की कज़न्स हैं। बस या कुछ और? ठीक है और प्लीज़ आप दोनों ईजी होकर बैठे, अपना घर ही समझे। इसका रोए सुखन वर्दा की तरफ तब इसकी नज़रों से उलझन सी महसूस करने लगी, इसलिए राना की ओट में होगी, मगर वो कुर्सी उठाकर इसके सामने विराजमान हो गया। मिस वर्दा और राना, आपके क्या मशागल है? कुछ भी नहीं, बस खरी होती है। इसकी बजाय राना ने जवाब दिया। मिस वर्दा, आप शायद बोलने के मामले में बहुत कंजूस हैं। वो मुस्कुराहट लबों में दबाकर संजीदगी से बोला तो शुमाइल को वर्दा की घबराहट पे हंसी आ गई। तुम क्यों तंग कर रहे हो इसे? ये इल्ज़ाम है मुझ पर, सरासर इल्ज़ाम। मैं ऐसे नहीं मानता। वो एहतजाज करने लगा। थोड़ी देर बाद कमरे में कुछ और मेहमान लड़कियाँ आई तो वो इनकी तरफ मतवज्जो हुआ। तब कहीं जाकर वर्दा की जान छूटी, मगर जब खाना लगा तो फिर इसके पास आ गया। ये बिरयानी और कबाब भी लेना, आपकी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। सिर्फ सलाद खा कर जाएंगी? इसने इसकी प्लेट किनारे तक भर दी। वो नाना करती रहेगी। बात तो तू डाफ ले, जिला छड़ के जाएगी। खाएं, जान बनाए। ज़रा दूसरी ख़वातीन की प्लेटों की तरफ देखें। वो इसे देख कर रहेगी। हम आपकी तरफ बेमरबत नहीं है कि मेहमानों को खाली खोली टहला दें हवा पानी पे। वो मज़े से इसकी उस रोज़ वाली बात याद दिला गए तो वर्दा दुआ करने लगी कि जल्द से जल्द इस आफत से जान छूटे। असद जो शुमाइल को वहाँ छोड़कर कुछ देर में उठा है, इसे एक दोस्त को देखने जाना था जो एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट था। गाड़ी भी वो ले गया था। अब कुछ देर पहले इसने शुमाइल को फ़ोन करके कहा था वो यहाँ से किसी के साथ लेकर घर चली जाओ, फिलहाल हॉस्पिटल में ही रहेगा। शुमाइल ने अंसर से कहा हमें छोड़ो, तो वो सरदे बल जाएगा। तो वो दिल जान से राज़ी हो गया। देखिए मैं क्या सी ना अंसर साहब तो सरदे बल छड़ के छड्डन जाएंगे। चलो वर्दा और आना पुप्पो से मिलकर आते हैं। वो ख़वातीन के झुंड में खड़ी ज़रूर जीना पुप्पो की तरफ बढ़ गई। वो खुद इन्हें गेट तक छोड़ने आई। वर्दा ने अब चादर ओढ़ ली थी जिसने सर से लेकर पाँव तक इसके मुतनासिब सरापे को ढांप लिया। अंसर को उसके चादर ओढ़ने का अंदाज़ बहुत पसंद आया। वो पिछली तरफ से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है ना। वो किसी को भी मुखातिब किए बगैर बोला तो शुमाइल से तीखे चतूनों से घूरा। इतनी घुटन और हबस हो रहा है, तुम कह रहे हो कि मौसम खूबसूरत है? मजाक अच्छा कर लेते हो। थैंक यू। पता है बाहर के मौसम का ताल्लुक दिल से होता है। दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है। मौसम के चली जाए फिर। अच्छी अच्छी सूरतों को देखकर दिल का मौसम वैसे ही अच्छा। और ये दिल का मौसम कब अच्छा लगता है? अच्छी अच्छी सूरतों को देखकर दिल का मौसम वैसे ही अच्छा हो जाता है। इन दोनों की नोकझोंक जारी थी। वो लाताल्लुक अंदाज में खिड़की से बाहर देखती रही। अंसर ने कैसेट प्लेयर लगा दिया। शुमाइल सीट की पुश से टेक लगाए ऊँग रही थी। राना दोनों हाथ गोद में रखे बाहर भागते दौड़ते मनाजिर की तरफ जी जान से मतवज्जो थी। बेकरारी क्यों हो रही है, कहना चाहूँ मैं, सुन ले कोई ज़रा। वो खुद भी गुनगुना रहा था। घर वाली सड़क पर जो ही गाड़ी मुड़ी वर्दा ने शुक्र अदा किया। वापस कब जा रहे हो? शुमाइल ने सर उठाकर अंसर को देखते पूछा। परसों कामरा पहुंचकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना है। इसका हशाश पिशाश मूड यासियत ज़्यादा हो गया। कैप्टन साहब, कल रात डिनर हमारे साथ करने के बारे में क्या ख्याल है? नेक ख्याल है तो आओगे? सर के बल लाऊंगा। वो फिर से खुश हो गया। गाड़ी रुकते वर्दा अपनी चादर संभाल दी, झपाक से गेट से अंदर चली गई। तो वो राना से शाकिल लहजे में बोला, आपकी बहन कितनी पद दिखला कर शुक्रिया भी अदा ना किया। वो ख्वाम की शर्मिंदा होगी मगर खिला के अंदर भारी को खुश दिली से बोली। अंदर आए अंसर भाई, चाय पी के जाइएगा। नहीं शुक्रिया, चाय उधारी। वैसे आपका भाई कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ही अच्छा हो अगर आप भाई कहने के बजाय साथ साथ मुझे भाई समझे भी। क्यों नहीं अंसर भाई, मगर आप अंदर तो आए, अम्मी आपसे मिलकर खुश होंगी। अगर आप जोर दे रही हैं तो मैं आ जाता हूँ। क्यों शुमाइल साहबा? आ दे आते पहले जान दिलो जान ना तैयार बैठा। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये पूरी फैमिली बहुत पसंद है। साहब को सादा लोग हैं। कपड़े बदल कर मैं भी आ रही हूँ। वर्दा के हाथ की बनी चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो ठीक है, मैं भी ये चाय पी कर देखता हूँ। राना के पीछे पीछे वो भी ऊपर आ गया। राना ने कुलसूम से तारुफ करवाया। हुरिया अंदर कमरे में थी। आवाज़ सुनकर वो बाहर आ गई। खुश पोश और स्मार्ट से अंसर को असद की शादी पर देख चुकी थी, इसलिए मारे बांधे सलाम कर डाला।
वो शुमाइल और इसके पूरे ख़ानदान को वर्दा आपी की खुशियों में रुकावट तस्वर करने लगी थी। हालांकि बेचारी शुमाइल का इस किस्से में कोई किरदार ही नहीं था जिसकी बिना पर हुरिया से कसूरवार समझती। वर्दा कपड़े बदल के चाय बना रही थी। इसे राना पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो अंसर को अंदर ले आई। इसने चाय के साथ कुछ स्नैक्स रखे और राना को आवाज़ दी ताकि वो ट्रे ले आ जाए। अंसर चाय पीने के बाद कुछ देर तक बैठा रहा। इस दौरान कलसूम इससे रस्म सी गुफ्तगू करती रही। फिर शुमाइल के साथ इसने नीचे का रुख किया जहाँ इसकी खातर मदाद किया नई सिरे से तमाम हो रहा था। बोले तो दाल में कुछ काला लग रहा है। शुमाइल ने इसे टटोलती निगाहों से देखा। बहुत जल्दी इसने हाथ मार ली। शुमाइल यकीन करो मुझे ये लग रहा है जैसे इस लड़की ने मुझ पर जादू कर दिया। मैं मेस्मराइज हो गया। सिर्फ 4 दिन में मेरा ये हाल है। आइंदा जाने क्या होगा। क्या तुम वाकई संजीदा हो? नहीं, झक मार रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मैं चलकर बोला तो शुमाइल ने ठंडी सांस भरी। तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। वैसे वर्दा मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे पता चला कि मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले राना और वर्दा के लिए बनाए गए जहेज़ का सामान डाकू लूट कर चले गए। कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसी के नतीजे में वर्दा के वालिद का जानलेवा हार्ट अटैक हुआ और फिर बाद में वर्दा और राना का जिस जगह रिश्ता तय हुआ था इन लोगों ने वो रिश्ता भी तोड़ डाला। कलसूम आंटी जॉब करके इस घर का खर्चा चला रही हैं। वो ना चाहते हुए भी शुमाइल के लहजे में तलखी आ गई तो माहौल कुछ देर के लिए अफसुर्द हो गया। वेरी बैड, इसके लहजे में अफसोस था। अंसर पप्पो से बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। क्या सोच लूँ? यही कि अगर तुम्हें वर्दा पसंद है, तुम इससे शादी भी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें बगैर जहेज़ के से कबूल करना पड़ेगा। शुमाइल, भाड़ में गया जहेज़। फ़खर भाई की शादी तुम्हारे सामने हुई। मुझे बताओ, अम्मी ने या फ़खर भाई ने गजाला भाभी के घर वालों से जहेज़ कीमत में कोई चीज़ मांगी? बल्कि अम्मी ने तो यहाँ तक कहा था कि हमें गजाला सिर्फ 3 कपड़ों में भी कबूल है। मैं पहली फुर्सत में अम्मी से बात करूँगा। मुझे उम्मीद है अम्मी मेरी खुशी का ज़रूर ख्याल करेंगी। वो पूरी यकीन नज़र आ रहा था। अच्छा जी, देख रहे अम्मी खुशी का ख्याल कर दी कि नहीं कर दी। कलसूम की तबीयत 3-4 रोज़ से ख़राब थी। सर दर्द बिस्तर से उठने नहीं दे रहा था। इसने ऑफिस से भी छुट्टी करना पड़ी। अब तो इसकी तबीयत आए दिन ख़राब रहने लगी थी। कोई मसला तो नहीं हो गया? ऑफिस से आने के बाद बिस्तर पकड़ लेती थी। हुरिया ने बहुत ज़ोर दिया डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवा लें। फिर एक रोज़ वो इन तीनों को ज़ोर देने पर चेकअप के लिए राज़ी हुई। तमाम टेस्ट क्लियर थे। कम अज़ कम कलसूम का कहना तो यही था। मुझे थकन है और कुछ नहीं। टेस्ट अदा क्लियर नहीं आया तो आप जॉब छोड़ दें, हम तीनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये हुरिया थी। इनकी बात पर कलसूम का गुस्सा आ गया मगर वह ज़ब्त कर गई। जब तक मैं तुम तीनों बहनों को इज्जत से रुखसत नहीं कर देती तब तक नौकरी छोड़ना मुश्किल है। अब तनख्वाह भी बढ़ गई, दीगर सहूलतें इसके अलावा। और तुम नौकरी की बात आइंदा मत करना। मैं तुम्हें घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो तुम्हें अपने घर का होता देखना चाहती हूँ। अम्मी, हम आपको सेहतमंद देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वर्दा बिस्तर की पाइंतर पर बैठी हुई थी। हुरिया बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर इनकी हालत के पेश नज़र चुप हो गई। इसके दिल में बहुत दिनों से गबार जमा था जो किसी न किसी सूरत निकलने का मौका ढूंढ रहा था। असद, एक बात कहूँ? शुमाइल ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हाथों पर क्रीम मल रही थी। मेरे पास आकर कहो ना, वहाँ दूर से तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। वो नींबा आंखों से इसे देख रहा था। बस अभी आई। वो नाइट क्रीम अपने नर्म और नाजुक बेदाग चेहरे पर मल रही थी। असद चिट लेटा छत को घूर रहा था। शुमाइल ने इसका कंधा छुआ तो वो करवट बदल कर इसकी तरफ मतवजा हुआ। आपको आंसर कैसा लगा? अब वो बालों में उंगलियां चला रही थी। अच्छा है, हर लिहाज से मैंने इसमें कोई बुराई नहीं देखी। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? असद इसके नर्म नाजुक हाथ की नरमाहट को अपने हाथ में जज़ब करते हुए बोला। असद, बात दरअसल ये है कि वो कहते कहते रुक गई। असद, उन्होंने कहा ना कि तेरी साहबका दे नाल ना तेरी एक्स दे नाल करना अपने भरा दा रिश्ता। हाँ हाँ कहो ना, इसने हिम्मत दिलाई। अंसर वर्दा को पसंद करने लगा। पप्पो को आंटी के पास लाना चाहता है। मैं आपको क्या बताऊँ कि वो किस पूरी तरह वर्दा पर मरमिट है। कामरा से रोज़ फ़ोन करके इसके बारे में पूछता है। सच बताऊं तो वर्दा मुझे भी बहुत पसंद है कि रिश्ता तय हो जाए तो इसमें दोनों घरानों की खुशनसीबी है क्योंकि अंसर जैसा लड़का शायद ही वर्दा को मिले। वो इसकी मतगैर हालत से बेखबर अपनी रो में कह जा रही थी। प्लीज़ लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सर में दर्द महसूस हो रहा है। तेरे सर की तेरे पूरे वजूद से दर्द होएगा लानती है बगैरता। ये अचानक आपको क्या हो गया? सर दबा दूँ? नहीं, मैं सोना चाहता हूँ। असद की सारी गर्मजोशी भाप बनकर उड़ गई। शुमाइल इसके बराबर आकर लेटी तो वो करवट बदल कर परे हो गया। जहन खजा के जद में आए पत्ते की तरह इधर उधर डोल रहा था। इसने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि वर्दा को इसके बाद भी कोई पसंद कर सकता है। क्यों, तू ओंदे विच कोई कीड़े पे ना होनू, या तू ही एक बहुत आला चीज़ सी लानती। वो अपनी शादी हो जाने के बावजूद इसके बारे में सोचने से बाज नहीं आता था। अब शुमाइल ने अंसर की पसंदीदगी के बारे में बताकर इसकी बेकली हद से सवा करती। वो चाहता था वो सारी उम्र इसी की बेवफाई के बावजूद इसके नाम पर बैठी रहे। लाख लानत, लाख लानत, लानत बेशुमार। तावक्त यह कि बाहर इसके सराबे को अलविदा कह दे। वो इस वक्त खुदगर्जी की इंतहा पर सोच रहा था। शुमाइल तो सो गई। वो जागता और मंसूबे बनाता रहा किस तरह अंसर को वर्दा के रिश्ते से बरगश्ता कर सके। लानती, वो बराह रास्त शुमाइल से तो यह कहने से कर रिस्क नहीं ले सकता था। वो चाहता था किसी और तरीके से सब काम बताकर शुमाइल भूल कर भी इस पर शक न कर सके। मर जा तू किसी पास ट्रक थले आके। अंसर ने फ़ोन के ज़रिए फ़खर भाई पर वर्दा के हवाले से अपनी पसंदीदगी पूरी तरह यहाँ कर दी। यार तुम इस वीकेंड पर आ जाओ तभी बात बनेगी। वैसे भी अम्मी तक तुम्हारा हाल दिल पहुँचा ज़रूर दूंगा, लेकिन बल्कि गजाला ये काम ज़रा बेहतर तौर पर करेगी। फ़खर भाई ने इसे पूरी तरह यकीन दिला और अगले वीकेंड पर वो खुद भी घर में था। रोज़ीना बेगम को कोई इतराज़ नहीं था। एहसान साहब भी राज़ी थे। वो बहुत खुश था कि इतनी आसानी से सब लोग मान के अभी ने वर्दा के घर जाना था।
कलसूम घर पर ही थी। 5:45 का वक्त हो रहा था जब शुमाइल मेहमानों के साथ लिए इनके पास आई। राना और हुरिया असर की नमाज़ पढ़ रही थी। वर्दा कलसूम के पास ही थी। इसने मेहमानों को सलाम करके हट जाने में आफियत जानी, क्योंकि फ़ख्र और गजाला की मुस्कुराती निगाहें से बहुत कुछ कह रही थी। कलसूम पर मेहमानों की आमद का मुद्दा जानकर शादी के मर्द की सी कैफियत तारी होगी। इनके तो हाथ पहले फूल गए। फिर भी इसने रस्मी तौर पर सोचने की मोहलत मांगी। वो लोग चाय पीने के बाद चले गए तो कलसूम नीचे आई चली गई। खौला और हुमैरा को वैसे भी खुदबुद लगी हुई थी। कुलसूम ने बताया कि वो लोग वर्दा के रिश्ते के लिए आए। आप वर्दा के चाचा हैं, इसलिए आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो लोग चंद रोज़ के बाद हतमी जवाब लेने आएंगे। इस मौके पर आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। आपको ही फैसला करना है। कमाल का ज़र्फ था कलसूम में। दोनों भाई शर्मिंदा से हो गए। हाँ हाँ क्यों नहीं, वर्दा हमारी अपनी बेटी है। फिर अंसर का रिश्ता बैठे बैठाए मिल जाना बहुत बड़ी खुशखबरी है। लख लानत तुहाडे इदां दी गल कहन लगे तुहाडी ज़ुबान ही दंदल पाई जंदे तुहानू। ये चचा मियाँ थे। इन्होंने बेगम से भी ताईद चाहिए। नाचार हुमैरा ने रजामंदी में सर हिला दिया। असद भी इसी वक्त ऑफिस से लौटा। रऊफ साहब ने अपनी दानिश में खुशखबरी से भी सुना दी। इसने अपनी दिली जज्बात को मुश्किल आया होने से होकर कपड़े बदलने का बहाना करके वहाँ से उठ गया। असद ने तो वैसे कीड़े पाए ना। वर्दा को अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। असद सचमुच इसके सामने खड़ा था। इस तलख वाक़े के बाद बजाते खुद वो चलकर यहाँ तक आया था। किस लिए तशरीफ़ आवरी हुई है? न चाहते हुए भी वर्दा का लहजा रुखा हो गया। बहुत खुशी हो रही ना तुम्हें अंसर के रिश्ते से? इसका लहजा कमीनगी लिए हुए था। लानती कमीना। आप ये पूछने वाले कौन होते हैं? मैं कौन होता हूँ? बहुत खूब। अब मैं कौन होता हूँ? कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बहुत बेखौफी से कह रहा था। सबकी गैर मौजूदगी का अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद वो ऊपर आया था। वर्दा की मैं अकेली थी। इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्यों इनकार कर दूँ? मैं तुम्हें किसी और का होते कैसे देख सकता हूँ? भूल जाए कि कभी हमारा कोई ताल्लुक था। ताल्लुक था तो ज़रूर। ये अलग बात है कि तुम भूल गए, मगर मैं नहीं भूल सकता। प्लीज़ तुम अंसर के रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार करके मैं अपनी माँ की मुश्किलात में इजाफा क्यों करूँ? आप तो एन वक्त पर साथ छोड़ गए थे। देखो वर्दा, ये अच्छा नहीं करी तुम। आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करी, अच्छा करी हूँ या बुरा। मुझे गर्ज है ना। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी से इनकार करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। तुम किसी भी तरह तो मुझे भूलती नहीं हो वर्दा। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। असद का लहजा खाली खाली से लग रहा था। यानी इसी वक्त हुरिया यूनिवर्सिटी से लौटी। असद इसे देखकर खसियाना हो गया और फ़ौरन नीचे की जानिब बढ़ गया। क्यों आए थे ये मौसूफ? इसका लहजा बहुत रूड था। वर्दा को इसका सामना करना दुश्वार हो गया। वो जवाब दिए बगैर वॉशरूम में घुस गई। हुरिया बेड बंद दरवाज़ा को देखती रहेगी, जिसके पीछे से वर्दा की सिसकियाँ तेज तर बाहर आ रही थी। हुरिया का दिल चाह रहा था अभी असद के पास जाकर इसका गिरेबान पकड़कर पूछे कि ऊपर क्या लेने आया था। चबल कुत्ता पंदहाना ऐसी अपना ऊपर सोंदा मेरे मुँह जो गंदी जी। अंसर की खुशी दीदनी थी। इसने गजाला भाभी को पकड़ के कई चक्कर दे डाले। फिर दोबारा कब जा रही है वर्दा के घर? इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। कुछ वक्त तो लगता है। तुम्हारी मर्जी तो यही कि हम लड़की को 2 बोल पढ़ा कर ले आए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। होना तो यही चाहिए। वो ठठाई से बोला तो गजाला इसको देख के रहेगी। अभी से ये हार है, बाद में जाने क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अंसर का इत्मीनान देखने वाला था। गजाला ने इसकी खुशियों के दायमी रहने की दुआ की। वो खुश और बहुत मसरूर लग रहा था। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ खुश लग रहा बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੀ ਕੋਈ ਕਮੀਨਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। तुम्हें ये तो पता चल चुका है कि अंसर की वालिदा और वालिद तुम्हारे लिए हमारे यहाँ बार बार चक्कर लगा रहे हैं। कुलसूम ने वर्दा को देखते हुए बात का आगाज़ किया। वो हाँ में सर हिला गई। बिलाल अब इस दुनिया में नहीं है। वो होते तो मुझे किसी चीज़ की भी फिक्र ना होती। अब मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारियाँ। मुझे तुम्हारे बाप का किरदार भी अदा करना। तुम तलीम याफ्ता और बाशऊर लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी रजामंदी मालूम करना चाह रही हूँ कि कल को तुम ये ना कह सको कि मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछेगी। वर्दा की आंखों में आंसू भरा। अम्मी, आप मेरे लिए जिस शख्स का भी इंतखाब करेंगी मुझे मंजूर होगा। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं इतराज़ करूँगी? मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। वर्दा, मुझे तुम्हारे दिल की रजामंदी दरकार है, ताकि जब तुम नई ज़िंदगी का आगाज़ करो तो माजी की यादें तुम्हारे हमरा ना हो। असद तुम्हारा कल था, अंसर तुम्हारा आज है। भूल जाओ इसे जो तुम्हारा नसीब ही नहीं था। वर्दा ने सर झुका लिया। भूलना आसान तो नहीं, मगर इसे मुश्किल काम करना था। तो होर की जिहड़ी लानत ते कमीनगी दिखा के गया, उस तो बाद ठोक दे लानत भेज दे। काफ़ी देर तक मानी खेजी से खामोशी तारी रही, जिसे कलसूम ने तोड़ा। तो फिर क्या जवाब दूँ मैं अंसर के वालिदैन को? आप जो चाहे करें अम्मी, मैं इनकार नहीं करूँगी, और मैं ये पूरी सच्चाई से कह रही हूँ। वो कहकर वहाँ रुकी नहीं। कलसूम ने वर्दा के होने वाले ससुराल पे अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया कि वो शादी सादगी से करेंगे। एहसान और रोजीना ने जहेज़ लेने से सख्ती से इनकार कर दिया। जब शादी की तारीख तय हुई तो इस मौके पर कलसूम के पास सलीम के लानी भी मौजूद थे। जब सब उठकर चले गए तब वो वर्दा के पास आए। ये लो मेरी तरफ से शादी का तोहफ़ा, क्योंकि अंसर के वालिदैन ने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया, इसलिए तुम्हारे काम आएगा। तुम मेरे लिए औलाद की तरह ही हो। इन्होंने एक चेक इसकी तरफ बढ़ाया। रकम पढ़ के वर्दा की आंखें हैरानी से फैल गई। 50,000 रुपये। वर्दा ने कुछ बोलने के लिए मुँह खोला तो उन्होंने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया। रख लो, ये मेरी खुशी है। एड्डा चंगा सलीम गलानी, अल्लाह खैर ही करे। माँ ने ब्याह तो नहीं कर लिया? वैसे मैं शक नहीं कर रही, मैं तो वैसे कह रही हूँ।
सलीम गिलानी पहली बार इनके घर आए थे, इतनी शफ़क़त से पेश आए थे वो तीनों बहनें इनके अपनायत भरे रवैये और बारोब शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई। फिर इसकी शादी के मौके पर आगे आगे रहे। वर्दा की शादी में कलसूम के ऑफिस के काफ़ी लोग मौजूद थे। हमारा तो दिल में सोच कर रह गया। इनकी तमन्ना यही थी कि अंसर इनकी दुरे ज़मीन का मुकद्दर बनता। मैकी की हंसी नज़र रखी हुई और वर्दा को बगैर जहेज़ के ब्याह कर ले जा रहा था। इस जहेज़ के बगैर जिसकी खातिर इन्होंने रिश्ता ठुकराया था। हुरिया इस्माइल और इसके तमाम ख़ानदान से जो बिलावजह खिंची खिंची रहती थी, अब इसका खात्मा हो गया। अंसर इसका बहनोई जो बनने जा रहा था। निकाहनामे पर साइन करते इसने अपनी उंगलियां बेजान होती महसूस की। रोजीना पास ही थी, इन्होंने इसे गले लगा कर प्यार किया। अब ये मेरी बेटी है कलसूम बहन, इसके बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो बुरे खलूस से बोली। कलसूम से खुशी संभाली नहीं संभल रही थी। वर्दा शरीफ और ख़ानदानी लोगों की बहू बन गई। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि बिन बाप की कम हैसियत वर्दा अंसर जैसे लड़के का मुकद्दर होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी एपिसोड अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बाकी अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन आपसे रुखसत लेंगे। जी गाइस, कमेंट्स नावल से एंजल हार्ड पेज है। हुदा शफीक अमेजिंग नावल, बट बहुत दिनों से इस नावल को ढूंढ रही थी, अब आपने पढ़ लिया, थैंक यू सो मच सिस, वेलकम। ज़बरदस्त एतबार शर्त वफा माई फेवरेट नावल, थैंक यू सो मच अगेन। राइटर नेम नहीं याद, निगत समथिंग है राइटर का नाम, वेलकम। तामीर खान रीजा भी नावल का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ा है सुनकर। अच्छा जी, आप ही मेरा जो नावल मैंने कहा था, आपने ज़रा लंबी फरमाइश की थी तो लॉन्ग चीज़ आने में टाइम लगता है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मिसेस आमिर नाइस नाइस, मरीम अजीज़ वाले नावल पे कह रही हैं आप जी। तो कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। कैसे लगा आपको नावल का फर्स्ट पार्ट, और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नावल के लास्ट फाइनल पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।